हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों वीडियो एग्ज़ाम से संबंधित एक पेपर की चर्चा करने वाले हैं। कलाम एकेडमी के द्वारा दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित जो आपका माइनर टेस्ट 02 आयोजित करवाया गया था, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका सोल्यूशन हम दो पार्ट में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सवाल काफ़ी सारे हैं। लगभग 160 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें लगभग आपके 15 कंप्यूटर के सवाल है और राजस्थान जीके के काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपके कंप्यूटर के सवाल और राजस्थान जीके के सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पटवार वाले विद्यार्थी और आपके जो है चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, तब जाके आपके सवाल कंप्लीट हो पाएंगे। तो पहला सवाल देखिए, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित प्रोग्राम नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, इसमें सम्मिलित प्रोग्राम आपका कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, भाषा अनुवाद यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन और आपका वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों? तो वर्ड प्रोसेसर जो है दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं। तो स्लाइड पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्लेस होल्डर्स, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर्स या फिर ऑब्जेक्ट होल्डर्स। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपका। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेस होल्डर्स आपका हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिसाइल सिस्टम परमाणु रिएक्टरों उपग्रह संचालन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मिसाइल सिस्टम हो, परमाणु रिएक्टर हो या फिर उपग्रह संचालन हो, इसमें आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लिया जाता है। कौन सा यूज़ में लिया जाता है दोस्तों? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपका यूज़ में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का प्रथम संस्करण कब विकसित हुआ? तो विंडोज़ जो है इसका प्रथम संस्करण आपका कब विकसित किया गया था? तो ये आपका दोस्तों 1985 में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया? ये आपका 1985 में ये आपका विकसित किया गया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा समूह ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन वाला है? तो यहाँ पर ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन वाला समूह आपका कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, आप इंग्लिश में देखिए, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। एक तो आपका जेपीजी होता है, एक आपका जिप होता है और एक आपका बीएमपी होता है। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके दोस्तों? ये ग्राफिकल एक्सटेंशन वाले आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एमएस ऑफिस वर्ड में कौन सी शैली अक्षरों की शैली नहीं है? तो कौन सी शैली आपकी अक्षरों की शैली यहाँ पर नहीं है? रेगुलर आपका होता है, अंडरलाइन भी होता है, इटैलिक भी होता है, लेकिन सब स्क्रिप्ट जो है दोस्तों ये आपकी अक्षरों की शैली नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, एमएस ऑफिस वर्ड में हेडर और फुटर डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडर डालना हो, फुटर डालना हो एमएस ऑफिस वर्ड के अंतर्गत तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? टास्क बार है, मेन्यू बार है, टूल बार है, लेआउट है। तो यहाँ पर मेन्यू बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हेडर और फुटर जो है ये इंसर्ट किए जाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एमएस ऑफिस में किस कमांड द्वारा किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं? तो किसी पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग अगर आपको बदलना है तो वो किस तरीके से बदला जा सकता है? तो बॉर्डर के द्वारा तो नहीं बदला जाएगा, टेक्स्ट कलर के द्वारा तो टेक्स्ट का कलर बदलेगा, बैकग्राउंड यहाँ पर बदलने की बात की जा रही है। वर्ड आर्ट के द्वारा भी नहीं बदला जाएगा, ये आपका शेडिंग के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में मान्य नहीं है? तो एमएस एक्सेल जो होता है इसमें कौन सा डेटा टाइप आपका मान्य नहीं है? नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट और टाइम। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कैरेक्टर वाला जो है ये मान्य नहीं है। ऑप्शन 2 सही जाएगा। अगला सवाल है, एमएस पावर पॉइंट में अपनी प्रस्तुति को प्रत्येक स्लाइड का लघु चित्र क्रमानुसार देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों आपका एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत? जो आपकी प्रस्तुति होती है उसमें स्लाइड का जो लघु चित्र क्रमानुसार देखा जाता है वो किससे देखा जाता है? स्लाइड शो नहीं होगा, नोट पेज नहीं होगा, एडिट मेन्यू नहीं होगा, स्लाइड शॉर्टर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो टेम्पलेट फाइल जो होती है आपकी एमएस वर्ड के अंतर्गत ये आपसे पूछी गई है, तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा आपका .dotx। यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी होती है आपकी ये कौन सी है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है।
तो कंट्रोल प्लस F5 तो नहीं होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के भी नहीं होती है, ओल्ड प्लस शिफ्ट प्लस डी भी यहाँ पर नहीं होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 जो होती है दोस्तों, ये आपकी प्रिंट करने की जो है दोस्तों वो शॉर्टकट कुंजी है, ये याद रखिएगा और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। आगे देखिए, MS एक्सेल में संख्याओं का बाई डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो संख्याएं किस तरीके से लिखी जाती है, जैसे कि A1 A2 इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर संख्याओं का अलाइनमेंट कैसा है दोस्तों, तो राइट अलाइनमेंट है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है। तो गटर आपने सुना होगा, गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन जो होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। गटर मार्जिन क्या होता है, जो आपका स्पेस छोड़ा जाता है दोस्तों लेफ्ट साइड के अंतर्गत, ठीक है, आपका बाइंडिंग करने के लिए, वही आपका गटर मार्जिन कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में किसी शब्द के बाईं ओर तथा दाईं ओर के खाली स्पेस को हटाने के लिए प्रयुक्त फंक्शन है। यानी कि आपको बाईं ओर खाली स्थान है और दाईं ओर भी खाली स्थान है और इन दोनों स्थानों को आपको हटाना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो मिड तो नहीं करोगे आप, लेन भी नहीं करोगे, स्क्वायर रूट भी नहीं करोगे, यहाँ पर ट्रिम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपके कंप्यूटर के सवाल हो चुके हैं। अब ये यहाँ पर राजस्थान जीके के आपके सवाल हैं। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ऋषिकेश आपकी माउंट आबू में है, ठीक है। रघुनाथगढ़ आपकी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। धोनिया डूंगर जो है दोस्तों, ये आपकी उदयपुर राजसमंद में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कमलनाथ यहाँ पर दी गई है। तो अपन को बताना है यहाँ पर आरोही क्रम कौन सा होगा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 3 2 4 या 4 1 2 3 या 2 1 4 3 यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लंबाई वाली है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, धोनिया डूंगर हो जाएगी। तो सर सबसे लास्ट में आपकी 3rd आ जाएगी, फिर आपकी रघुनाथगढ़ है, फिर आपकी यहाँ पर ऋषिकेश है, फिर आपकी कमलनाथ है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट देखिए यहाँ पर दिया गया है। उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तरी अक्षांश होगा 30 डिग्री 12 मिनट। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये आपकी अक्षांशीय स्थिति हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू स्तूप को जीवावशेष बालू स्तूप कहा जाता है। इसका आंसर पिछले वाले पेपर में गलत हो गया था दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेना। इसे बैरियर कहा जाता है, बैरियर यानी कि अवरोधी बालू स्तूप कहा जाता है। तो जीवावशेष बालू स्तूप किसको कहा जाएगा, बैरियर या अवरोधी बालू स्तूप को कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश के 58.5% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश के 58.5% पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल का ढाल है, तो ये बात भी आपकी सही है। इसके अलावा भालेरी, चूरू और मेंढा नदी घाटी सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो चूरू और सीकर में आपके भालेरी हो गया और मेंढा नदी घाटी हो गई, यहाँ पर आपके बरखान पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। यहाँ पर जसूसर, सालीसर और मलसीसर आदि नागौरी उच्च भूमि में पाए जाते हैं, ये बात गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बनास बाणगंगा बेसिन के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो बनास बाणगंगा बेसिन जो है दोस्तों, इसके दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और थोड़ा सा अलग सवाल है, तो इसे याद रखिएगा। इसे मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के मैदान के नाम से। बनास बाणगंगा बेसिन के जो दक्षिणी भाग है इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल देखिए, महान सीमा भ्रंश स्थित है। तो आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल जो है दोस्तों, ग्रेट बाउंड्री फॉल जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये आप देख लीजिए इंग्लिश में, इसे कहा जाता है GBF। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये आपका किन किन जिलों के सहारे स्थित है। तो ये आपका धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, बूंदी में और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इनके सहारे स्थित है। अगला सवाल देखिए, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किन समवर्षा रेखाओं के मध्य स्थित है। तो भरतपुर अलवर जिले का जो अधिकांश भाग है वो किन समवर्षा रेखाओं के मध्य आपका स्थित है। तो ये आपका 600 से 700 मिलीमीटर वाली रेखाओं के मध्य स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। राजस्थान में मानसून की प्रत्यावर्तन की ऋतु कौन सी है। तो राजस्थान में जो मानसून का प्रत्यावर्तन होता है दोस्तों, उसकी ऋतु कौन सी हो जाएगी, शीत, ग्रीष्म, वर्षा या शरद। तो शरद ऋतु जो है दोस्तों, इसे ही मानसून की प्रत्यावर्तन की ऋतु कहा जाता है।
इसे ही कार्तिक हीट भी बोला जाता है। और ये आपकी कब की बात हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर की बात हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपका कौन सा है दोस्तों? तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस जिलों के समूह में पाई जाती है? तो BSHW जो है दोस्तों ये किन जिलों के समूह में आपकी पाई जाती है? तो ये दोस्तों आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन जैसलमेर में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या करोगे, पाली, सीकर और झुंझुनू आप राइट आंसर करोगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है दोस्तों, इजी सा सवाल है। जसवंत सागर, जेत सागर तो आसान है, आपका बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, हेमावास आपका पाली में हो जाएगा। जसवंत सागर आपका कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। और पन्ना शाह तालाब कहाँ पर है, झुंझुनू में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में आपका 4 हो जाएगा, बी में आपका 3rd हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, थूरजी का झालरा नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो थूरजी का झालरा जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। थूरजी का झालरा कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। थूरजी का झालरा जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। पूछा जा सकता है ये सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है? तो त्रिवेणी संगम से संबंधित कौन सा आपका नदी समुच्चय नहीं है? बनास, बेड़च, मैनाल, सागरमती, अहेली, चंबल, बनास, सीप, बनास, डाई और ये आपकी खारी। ठीक है, तो यहाँ पर सागरमती, अहेली जो दिया गया है ये गलत है, बाकी यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग यहाँ पर कौन सी नदी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, चंबल है, बनास है, बेड़च है। सोम जो है दोस्तों ये आपकी माही की सहायक नदी है, और माही कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी वहीं जाके गिरेगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है दोस्तों, माही की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो माही की सहायक नदी आपकी अनास नदी हो जाएगी। ठीक है, काली सिंध की सहायक कौन सी हो जाएगी, आपकी निवाज हो जाएगी काली सिंध की सहायक। बेड़च की सहायक आपकी कौन सी हो जाएगी, गंभीरी हो जाएगी। और पार्वती की सहायक आपकी कौन सी हो जाएगी, अंधेरी नदी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 3rd 1 2 3rd 1 4 3 नहीं 3rd 1 4 2 3rd 1 4 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए। 3rd 1 4 2 यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बनास, लूनी, चंबल और माही। तो सबसे पहले बनास है, फिर लूनी है, फिर चंबल है, फिर माही है। यानी कि यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है बनास, लूनी, चंबल, माही। यानी सबसे ज़्यादा बनास का हो जाएगा, फिर लूनी है, फिर चंबल है, फिर माही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बनास, लूनी, चंबल, माही, ये राजस्थान के हिसाब से पूछा गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील को शामिल नहीं किया गया है? तो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत कौन सी झील आपकी शामिल नहीं है दोस्तों? पिछोला झील शामिल है, फतेह सागर शामिल है, आना सागर शामिल है, लेकिन कोलाय झील जो है ये आपकी शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, पिछोला है, फतेह सागर है, आना सागर है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। कनक सागर डूंगरपुर दिया गया है, बाल संबंध जोधपुर, मोती झील भरतपुर, भुज झील आपकी जैसलमेर। कौन सा यहाँ पर आपका असुमेलित है? तो बाल संबंध जोधपुर सही है, मोती झील आपकी भरतपुर में ये भी सही है, भुज झील आपकी जैसलमेर में ये भी सही है। कनक सागर दोस्तों ये आपका डूंगरपुर दिया गया है, ये गलत है। कनक सागर जो है ये आपका डूंगरपुर गलत हो जाएगा। कनक सागर कहाँ पर है? ये बूंदी में है शायद। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये जयसमंद झील आपकी हो जाएगी। ठीक है, इजी सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील जो है दोस्तों इसको वर्तमान में किस झील से आपके जोड़ा गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो फतेह सागर झील से पिछोला झील को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। खारवाल जनजाति कौन सी झील में नमक उत्पादित करती है? तो खारवाल जनजाति जो है दोस्तों ये कौन सी झील के अंतर्गत आपकी नमक का उत्पादन करती है? तो ये कौन सी झील हो जाएगी दोस्तों? आपकी 55 झील हो जाएगी। 55 झील जो है दोस्तों यहाँ पर खारवाल जनजाति जो है वह नमक उत्पादित करती है। ठीक है, तो खारवाल याद रखिएगा, खारवाल जनजाति जो है ये 55 में आपके नमक का उत्पादन करती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? तो दोस्तों सेम से प्रभावित कौन कौन से हो जाएंगे आपके?
तो सेम से प्रभावित तो गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चीका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यह मृदा भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में मिलती है। तो ये कौन सी मृदा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी लाल पीली मृदा हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, लाल पीली मृदा। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली मृदा है। तो पूर्वी राजस्थान में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? कच्छारी या दोमट, मरुस्थलीय तो नहीं पाई जाएगी, लेटराइट भी नहीं पाई जाएगी, लाल मिट्टी भी नहीं पाई जाएगी। तो एक ही आंसर बचा आपका, कच्छारी या दोमट। कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में आपकी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी मृदा पूछी गई है, यहाँ पर जिप्सीफेरस पूछी गई है दोस्तों। तो जिप्सीफेरस आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जिप्सीफेरस आपकी बीकानेर में पाई जाती है और रेवेरिना जो है वो आपकी गंगानगर में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत है। तो मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत राजस्थान में कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत 70.5% हो जाएगा दोस्तों। मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 70.5%। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बहुआयामी गरीबी 2023 के अनुसार के अंतर्गत रहने वाली आबादी की संख्या सर्वाधिक संख्या वाला जिला है। तो आबादी की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है। राजस्थान में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत रहने वाले आबादी की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों प्रतापगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में श्रम बल भागीदारी दर है। तो श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो जाएगी राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार? तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी 67.6% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 67.6%। निम्न में से कौन गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? तो गरीबी के आकलन से कौन संबंधित नहीं है? अशोक मेहता, डॉक्टर सी रंगराजन, लक्कड़वाला, जेके मेहता। तो कौन सी यहाँ पर संबंधित नहीं है दोस्तों? तो जेके मेहता यहाँ पर संबंधित नहीं है। ठीक है, गरीबी के आकलन से, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो पोषणिक आवश्यकताओं के द्वारा इसे परिभाषित किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ग्रामीण लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात आपका सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। ग्रामीण और शहरी वाला पूछा गया है बट यहाँ पर। ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा में तो आपका ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है और शहरी लिंगानुपात आपका जो है शिशु लिंगानुपात वो आपका नागौर में सर्वाधिक है। तो बांसवाड़ा नागौर आप याद रखिएगा, शिशु लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण महिला साक्षरता दर आपकी 45.8% हो जाएगी। यहाँ पर क्या पूछा गया है भैया, ग्रामीण पूछा गया है। ठीक है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी आपकी? तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 45.8% हो जाएगी। ओनली महिला साक्षरता पूछा जाता तो 52.1% होता, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण पूछा गया है तो 45.8% आपका होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। तो जैसलमेर है दोस्तों, बीकानेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो ये बात सही है। राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावचवीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो जलवायु कारकों में विविधता पाई जाती है और राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है आपके। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई। तो शिशु मृत्यु दर आपकी कितनी दर्ज की गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 32 आपकी दर्ज की गई है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है। राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट मेनार तथा खींचन क्रम से स्थित है। तो मेनार और खींचन आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मेनार आपकी उदयपुर में है, खींचन आपकी फलौदी में है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो 37वां कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा हो जाएगा? आसोप भीलवाड़ा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ आपका बूंदी दिया गया है जो कि गलत है। बस्सी आपका चित्तौड़गढ़ है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर है। सीता माता प्रतापगढ़ है। गलत आपका ये हो जाएगा। शेरगढ़ आपका कहाँ पर है? 12 में है। एक आपको धौलपुर में भी देखने को मिलता है, लेकिन मेनली बारागढ़ वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है, 12 वाला। राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? तो राजस्थान वन नीति 2023 की बात की जा रही है।
ये आपकी कब जारी की गई दोस्तों? तो ये आपकी 5 जून को जारी की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसका राइट आंसर आपका 5 जून हो जाएगा। राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? 5 जून को जारी की गई। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों असुमेलित है, ये आपको बताना है। जैव विविधता दिवस 22 मई सही है, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर भी सही है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून सही है, लेकिन विश्व वानिकी दिवस आपका 22 मार्च दिया गया है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सालर, वोसवालिया, सेराता वन पाए जाते हैं। तो सालर वन जिन्हें वोसवालिया सेराता कहा जाता है, ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों। तो ये आपके उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। तो सालर वन आपके कहाँ पर पाए जाएंगे? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, इसके अलावा अलवर में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, अलवर। अगला सवाल देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं आपकी कौन से जिले में दर्ज हुई है? तो ये आपकी उदयपुर में दर्ज हुई है। सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं कहाँ पर होगी? जहाँ पर अधिक वन होंगे, तो उदयपुर में ही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो लिग्नाइट पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है दोस्तों, ये आप बताइए, कवाई दानपुर, छाबड़ा तथा सूरतगढ़, गिरल तथा बांसवाड़ा, गुड़ा गांव तथा गिरल। तो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक तो गुड़ा गांव हो जाएगा और एक आपका गिरल हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक राजस्थान की कुल ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता हो गई है। तो ये कितनी हो गई है? तो ये आपकी दोस्तों 26,325 मेगावाट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 26,325 मेगावाट आपकी हो चुकी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बेसिन एक पेट्रोलीफेरस बेसिन नहीं है? तो कौन सा आपका पेट्रोलीफेरस बेसिन नहीं है? जोधपुर बेसिन, विंध्यन बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। तो यहाँ पर जोधपुर बेसिन, विंध्यन बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और जैसलमेर बेसिन दिया गया है। तो जोधपुर बेसिन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विंध्यन भी है, जैसलमेर भी है और बीकानेर नागौर वाला भी आपका है। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में सम्मिलित निम्न में से उपयुक्त जिला युग्म है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है दोस्तों, इससे संबंधित जिले आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो चित्तौड़गढ़, नागौर और आपका बीकानेर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, नागौर और आपका बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। बड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों सही है और आर एक ही यहाँ पर सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? तो RRECL प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म आपके कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो पवन के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रथम और द्वितीय आपको बताना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पहला आपका जैसलमेर में हो जाएगा, दूसरा आपका आकल में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर और आकल। तो यहाँ पर याद रखना है आपको, प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म जो है RRECL द्वारा जैसलमेर और आकल में आपके स्थापित किए गए थे। अगला सवाल है, रेउदर, वाल्टा तथा आपका दोस्तों ये दिया गया है विजाथल क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो रेउदर हो गया, वाल्टा हो गया, ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बेराइट्स, टंगस्टन, घिया पत्थर, बेरिलियम। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो वाल्टा सिरोही में हो जाएगा आपका दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वाल्टा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और टंगस्टन की जो सबसे प्रमुख खान है वो आपकी डेगाना नागौर वाली है। निम्नलिखित में से खनिज भंडार क्षेत्र असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तांबा, राजपुरा दरीबा और सिंधेसर कला, मैग्नीज, काचला, नेगड़िया, घिया पत्थर, ओरडा, चिकला, तांबड़ा, सरवाड़, कुशालपुरा। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर पहला ही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका तांबा नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका वो सीसा दस्ता वाला है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से डोलोमाइट खनन से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो डोलोमाइट से संबंधित खनन क्षेत्र आपका कौन सा नहीं है? यहाँ पर विठल देव, त्रिपुरा सुंदरी, बाजला काबरा, सलादीपुरा। तो सलादीपुरा यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में राजस्थान देश का कुल कितना प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादित करता है? तो कच्चा तेल कितना प्रतिशत जो है राजस्थान उत्पादित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो लगभग 15%। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है। बताइए, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आपके 5 दिए गए हैं, A B C।
DE, तो इनको मिलान करना है आपको। ठीक है, किसमें आपका क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। अकवाली और सतकुई, रामपुरा आगूचा, जगपुरा भुकिया, मांडोगी पाल और सबला लोहारिया यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है आपके ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके। तो यहाँ पर अकवाली और सतकुई जो दिया गया है दोस्तों, ये आपके तांबे से संबंधित है। ठीक है, और रामपुरा आगूचा जो है ये तो अभी हमने देखा सीसा जस्ता से संबंधित है। जगपुरा भुकिया जो है ये किससे संबंधित है आपका दोस्तों, तो ये आपके सोने से संबंधित है, यानी सोना आपका जगपुरा भुकिया में पाया जाता है और एक आपका आनंदपुरा भुकिया में भी पाया जाता है। मांडो की पाल में आपका फ्लोराइट हो जाएगा और सबला लोहारिया में आपका लाइम स्टोन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र खाने हैं। तो जयपुर जिले की बंजारी और लक्ष्मी खनन क्षेत्र खाने जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो ये अभ्रक की खाने हैं। तो जयपुर में बंजारी अगर आपसे पूछी जाए और लक्ष्मी पूछी जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, बंजारी और आपकी लक्ष्मी ये किससे संबंधित है आपकी दोस्तों, ये आपकी अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान का दूसरा है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जोबनेर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित पशु मुख्य नस्ल से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है आपको। बकरी जमुनापरी दिया गया है, भैंस खेरी दिया गया है, गोवंश अजमेरा है, ऊँट आपका गुरहा है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आपका असुमेलित है। तो खेरी यहाँ पर भैंस दिया गया है जो कि साफ साफ गलत है दोस्तों, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बकरी जमुनापुरी बकरी की नस्ल है, अजमेरा गोवंश हो जाएगी और गुरहा जो है ये ऊँट की नस्ल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, शुकर प्रजनन फार्म बस्सी जयपुर, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर। तो यहाँ पर कौन सा जो है दोस्तों वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर शुकर प्रजनन फार्म बस्सी जयपुर दिया गया है, ये यहाँ पर आपका गलत है। अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर सही है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्रीगंगानगर ये भी सही है और कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र आपका अजमेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में पशु की संख्या में कितने की कमी दर्ज की गई। तो पशुओं की संख्या में कितनी कमी आपकी दर्ज हुई है, तो -1.61%, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर 1.61% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। इसरो की मरुस्थलीय व भू अवनयन एटलस रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी आपकी दोस्तों वृद्धि या कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर क्या रहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये 0.84% की कमी हुई है दोस्तों, यहाँ पर 0.84% की आपकी कमी हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सूखा विकास कार्यक्रम DDP भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः किस अनुपात में वित्त पोषित है। तो 21 अनुपात में आपका वित्त पोषित है, तो यहाँ पर अनुपात आपका 75-25 हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान में ये 1974-75 में आपका चलाया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपका 76वां जो गणतंत्र दिवस हुआ था इसके मुख्य अतिथि आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो ये आपके प्रभो सुबियांतो हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में राजस्थान फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ। इस सूचकांक में ओडिशा देश के शीर्ष स्थान पर रहा। तो यहाँ पर कौन सा जो है ये आपका सही सुमेलित है, यानी सत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नीति आयोग द्वारा जारी किया गया ये सही है, और इस सूचकांक में ओडिशा जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, लेकिन ये बात आपकी गलत है, राजस्थान फ्रंट रनर में यहाँ पर शामिल हुआ है। अगला सवाल देखिए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये पुद्दीमदगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन हब, यह आपका पुद्दीमदगा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया, पुद्दीमदगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो असंगत युग्म की आपको पहचान करनी है। डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार नौकायन गलत दिया गया है, मनु भाकर निशानेबाजी। प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलेटिक्स है दोस्तों आपके। ठीक है, कौन हो जाएंगे, आपके पैरा एथलेटिक्स हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे दोस्तों आपके इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह आपसे पूछा गया है।
तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, वी नारायणन यहाँ पर आपका हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के 32वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई थी इसके 32वें संस्करण का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके कर्नाटक के द्वारा जीता गया था दोस्तों। तो विजय हजारे ट्रॉफी में 32वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये आपके कर्नाटक के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जो हुआ है आपका दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आपका गांधीनगर में किया गया। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जो हुआ है पहला, ये आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में आयोजित हुआ है। अगला सवाल देखिए, उपग्रह NVS-02 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UR सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया, GSLV F-15 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, इसे भारत व इसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति, वेग, समय सेवाएं प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतकों GI टैग की सूची में सम्मिलित हस्तशिल्प घरचोला किस राज्य से संबंधित है? तो घरचोला आपका किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका गुजरात से संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ICC महिला चैंपियनशिप 2025 ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ICC महिला चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो महिला चैंपियनशिप अगर आपसे पूछी जाए तो इसका खिताब किसने जीता है? तो ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ICC महिला चैंपियनशिप 2025 की ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियनों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। पद्मिनी बटालियन आपकी शिखर में, हाडी रानी बटालियन अजमेर में, कालीबाई बटालियन बांसवाड़ा में, अमृता देवी बटालियन आपकी बाड़मेर में। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत है ये आपको बताना है। तो ये कालीबाई जो बांसवाड़ा दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 15 जनवरी को राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ सांगानेर जयपुर से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचयन की परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। तो सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं। इसका शुभारंभ सांगानेर जयपुर से हुआ था 15 जनवरी को। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा कहाँ स्थापित किया गया? तो ब्रह्मा आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? माउंट आबू में स्थापित किया गया। अगला सवाल देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिनकाफ निजाम सामाजिक कार्य, बतुल बेगम कला, बैजनाथ महाराज आध्यात्मिकता। तो सही सुमेलित कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो बतुल बेगम जो है दोस्तों ये आपकी मांड गायिका हो जाएगी। ठीक है, बतुल बेगम क्या है? आपकी मांड गायिका है। बैजनाथ महाराज आपका आध्यात्मिकता दिया गया है। सिनकाफ निजाम आपका सामाजिक कार्य दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कौन से सम्मिलित है? तो मांड गायिका यानी कि कलाई हो गया, तो ये आपका सही है। बैजनाथ महाराज आध्यात्मिकता ये सही है। सिनकाफ निजाम जो सामाजिक कार्य दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने युग्म सही सुमेलित है? तो 2 युग्म सही सुमेलित है। हालांकि इन तीनों को ही दिए गए हैं दोस्तों आपके पद्म पुरस्कार। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय व एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में राजरंगम के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजरंगम के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो ये आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी आपके कंप्यूटर के और राजस्थान जीके से संबंधित सवाल, करंट अफेयर से संबंधित सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं। फिर बाकी के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।